हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्शन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आज वार्षिक वित्तीय विवरण पे बात करेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जिसको सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट कहते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे। बजट पे बात करेंगे कि बजट क्या होता है और बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, बजट का प्रस्तुतिकरण क्या है, बजट का भारतीय संविधान में क्या इसका संवैधानिक स्थिति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बजट के बारे में बजट जो शब्द है, बजट जो कि बुजट शब्द से लिया गया है, ये सब जो फैक्ट्स हैं इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि बजट का संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है। बजट बनाता कौन है, बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया जाता है, ठीक है। बजट में सामान्यतः जो दो पक्ष की हम लोग बात करेंगे, आखिर कौन कौन से पक्ष हैं, जैसा कि आय पक्ष की बात करेंगे, व्यय पक्ष की बात करेंगे, तो हम लोग आय और व्यय के बारे में डिटेल की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे बजट जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुत होने के बाद बजट पास होने में कितना समय लगता है, बजट पास होने का क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बजट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये फ्रेंच शब्द का एक बुजट शब्द से बजट लिया गया है। ये ठीक है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रावधान नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है और भारत के संविधान में हम लोग जब वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं तो आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 112 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा संसद के पटल पर रखवाएगा। यानी कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति रखवाएगा संसद के पटल पर आगामी वर्ष का आय व्यय का विवरण। और वही जो आगामी वर्ष का आय व्यय का जो विवरण होता है उसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट शब्द के रूप में हम लोग उल्लेखित करते हैं, प्रयोग करते हैं। बजट शब्द जो है, बजट BUDGET, बजट शब्द जो है इसका संविधान में कहीं भी उपबंध नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। इसलिए कभी भी अगर प्रश्न के रूप में आता है कि बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है तो ये कभी भी आंसर सही नहीं होगा। लेकिन आप लोग सामान्यतः देखते होंगे कि जो चालानी जो किताब होती है, चालानी जो अभी मार्केट में बुक मिलते हैं, तो उस बुक में आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 112 और बजट शब्द का उल्लेख करके वो लोग चर्चा किए हुए हैं, जो कि ये बात सही नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 112 में जो है ये संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, यानी कि दो लेवल की सरकार है। दो लेवल की सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार है। तो केंद्र सरकार के आय व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, केंद्र सरकार के आय व्यय का जो ब्यौरा है, उसके उपबंध में, उसके संबंध में आर्टिकल 112 में चर्चा किया गया है। और राज्य सरकारों का आय व्यय का जो ब्यौरा के संबंध में जो चर्चा की गई है उसका 202 में किया गया है, ठीक है। संविधान में बजट जो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो विवरण किया गया है, जो व्यवस्था किया गया है, केवल ये व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल
प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसद के पटल तथा विधानमंडल के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाएगा। कब रखवाएगा, किनके द्वारा रखा जाएगा, इसके संबंध में भारतीय संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह एक संसदीय विधि है कि जो बजट रखा जाएगा, ये संसदीय विधि है। बजट जो रखा जाएगा वो बजट कब रखा जाएगा इसके संबंध में कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं है। ये पार्लियामेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करता है, संसद तय करती है कि बजट कब रखा जाएगा। जैसे आप 2017-18 के पहले की बात करेंगे तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि 17-18 के पहले जो था ये बजट फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे में हमेशा जब भी बजट रखा जाएगा, यानी कि बोलचाल की भाषा में जो बजट शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, जब भी वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाएगा फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे में रखा जाएगा, यानी कि अंतिम कार्य दिवस में रखा जाएगा। अगर अंतिम कार्य दिवस सैटरडे संडे अगर कार्य दिवस के रूप में हम लोग नहीं लेते हैं, अगर महीना के फरवरी मंथ के अंतिम सैटरडे संडे होता है तो अंतिम सैटरडे संडे को नहीं रखा जाएगा, उससे पहले रख दिया जाता था, पहले 17-18 के पहले। उससे भी अगर पहले की बात करेंगे, उससे पहले की बात करेंगे तो बजट को इंट्रोड्यूस करने का जो समय था शाम के 5 बजे था, लेकिन एनडीए की सरकार ने उस समय यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे अटल बिहारी के समय में, तो उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस करने का जो समय 5 बजे था उसको घटा करके 11 बजे कर दिया। ठीक है, तो अब बजट का जो प्रस्तुतिकरण होता है 11 बजे होता है, और 2017-18 के पहले जो बजट प्रस्तुत होता था ये फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे में हुआ करता था। लेकिन 17-18 में एनडीए सरकार ने मोदी जी के शासनकाल में जो बजट इंट्रोड्यूस करने का फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे जो था उसको घटा करके अब फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे कर दिया गया, यानी कि अब फरवरी के पहले वर्किंग डे में बजट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसी के साथ आप लोग सुने होंगे कि एक आर्थिक समीक्षा की बात की जाती है, तो आर्थिक समीक्षा के संबंध में भारतीय संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। यह एक संसदीय विधि है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक बनाई गई विधि है जो कि बजट इंट्रोड्यूस होने से ठीक एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है संसद के पटल पे। तो कभी भी ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि बजट जो है फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे में या फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उपबंध है, तो ये बात गलत है। बजट इंट्रोड्यूस करने से संबंधित कोई भी भारतीय संविधान में कोई चर्चा नहीं किया गया है। केवल राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। कब रखवाएंगे, किनके द्वारा रखा जाएगा, इसका कहीं स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इस संसदीय विधि के द्वारा बजट जो रखा जाएगा सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। ठीक है, बजट कब रखा जाएगा, तो ये संसदीय विधि है कि फरवरी मंथ के पहले वर्किंग डे में रखा जाएगा। इसका संविधान से कोई उपबंध नहीं है। संविधान से उपबंध केवल यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर रखवाएगा। तो चूंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट चूँकि मनी बिल का हिस्सा होता है, मनी बिल होता है, इसलिए आप लोग ये पढ़े होंगे पॉलिटी में, राजव्यवस्था में पढ़ते होंगे कि मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए बजट को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को इस पे नहीं फंसना है कि बजट जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो रखा जाएगा, उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसके संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान कभी बजट के बारे में आती है अगर बात है तो ये सिंपल जानना है कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में संविधान में उपबंध किया गया है। ठीक है, कब रखा जाएगा, किनके द्वारा रखा जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, बनाता कौन है, बजट तैयार कौन करता है। ठीक है, तो देखिए
जब हम लोग वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किया कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर रखा जाता है, तो ये बजट तैयार कौन करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कौन करता है। तो इसके संबंध में वित्त मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय के अधीन में 6 विभाग काम करता है। 6 विभाग काम करता है। जैसे पहला विभाग का नाम हम लोग बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है। दूसरी डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तीसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। चौथा होता है डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस। पांचवा होता है डिपार्टमेंट ऑफ डीपम, एक सुने होंगे डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। तो ये मुख्यतः 5 विभाग होता है और ये अभी वर्तमान में 2021 में एक 6 विभाग जोड़ा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज यानी कि जो वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय के अधीन में, इस वित्त मंत्रालय के अधीन में 6 प्रकार का विभाग काम करता है। 6 विभाग काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसी में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ही वार्षिक वित्तीय विवरण बनाने से संबंधित सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को सौंपी गई है। यानी कि कभी भी अगर ये प्रश्न के रूप में आता है कि बजट कौन तैयार करता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन के रूप में वित्त मंत्रालय ऑप्शन आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ऑप्शन आता है, ठीक है, कृषि मंत्रालय ऑप्शन आता है, संसदीय कार्य मंत्रालय ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप वित्त मंत्रालय को सही आंसर के रूप में लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस आता है, तो आप हर हाल में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को आंसर सही टिक लगाएंगे, ठीक है। यानी कि बजट कौन तैयार करता है, तो अगर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट के संबंध में अगर आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि वित्त मंत्रालय के जो 6 विभाग हैं, उस विभाग में कौन बजट तैयार करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को आप लोग आंसर लगाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी अगर पूछी जाती है कि वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही तैयार करता है, आर्थिक सलाहकार परिषद के सहयोग से। आर्थिक सलाहकार परिषद के सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है, ठीक है। तो बजट कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको याद कर लेना है। बजट कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रस्तुतिकरण कब किया जाता है, हमने जैसे चर्चा किया कि फरवरी मंथ के शुरुआती वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे में अभी 17-18 से ये परंपरा डेवलप्ड हो चुकी है कि फरवरी मंथ के शुरुआती वर्किंग डे में बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि बजट क्या है, मनी बिल का हिस्सा है, ठीक है। बजट क्या है, मनी बिल का हिस्सा है, इसलिए जब भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बजट पास कैसे होता है, इसकी बात हम लोग अभी करेंगे तुरंत। बजट के सामान्यतः हम लोग चर्चा किए कि 2 पक्ष होते हैं, यानी कि आय पक्ष की बात करते हैं, व्यय पक्ष की बात करते हैं, और हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण में ही चीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या, तो आय और व्यय का ब्यौरा होता है। एक साल का, एक फिनेंशियल ईयर का, एक वित्त वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा होता है। तो जो हम लोग वित्त वर्ष की बात करते हैं, तो वित्त वर्ष के संदर्भ में जहाँ तक हम लोग को जानकारी होगी कि वित्त वर्ष मेरा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च मेरा वित्त वर्ष है, ठीक है। यही मेरा वित्त वर्ष क्यों है, ये हम लोग कभी अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यह जो बजट क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, तो 1 साल का आय व्यय का ब्यौरा है। यानी कि सरकार का 1 साल का आय जो है, आय का सरकार का क्या स्रोत है और व्यय का सरकार का क्या स्रोत है, ठीक है। आय व्यय का ब्यौरा की हम लोग बात करते हैं। तो जब हम लोग आय की बात करते हैं और व्यय की बात करते हैं, तो सरकार का आय का भी 2 स्रोत है। एक हम लोग कहते हैं
राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। दूसरा कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। फिर जब व्यय की बात करते हैं तो एक पक्ष होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। हम लोग व्यय, आय और व्यय का दो पक्ष है, एक राजस्व प्राप्तियां है, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां है, तीसरा व्यय में बात करते हैं राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है। इसी को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। इसी को कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी व्यय है और यहाँ भी व्यय है, यहाँ भी प्राप्तियाँ है और यहाँ भी प्राप्तियाँ है, लेकिन यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ है, यहाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ है, यहाँ राजस्व व्यय है, यहाँ पूंजीगत व्यय है। तो आखिर ये राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है, राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ में क्या अंतर है, इसको अगर हम लोग अच्छे ढंग से समझ लें तो अभी जो 66 का जो बीपीएससी एग्जाम संपन्न हुआ है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्व घाटा का तात्पर्य है, राजस्व घाटा का तात्पर्य है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं कि तब उसके बाद वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग राजस्व जब प्राप्तियाँ की बात करते हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ की बात करते हैं, यह दोनों ही सरकार की प्राप्ति का ही स्रोत है, यानी कि दोनों ही स्थिति में सरकार को प्राप्ति आ रही है, यानी कि आय का स्रोत है, ये दोनों स्थिति में आय का स्रोत है। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक हम लोग राजस्व प्राप्ति की जो बात कर रहे हैं, इस राजस्व प्राप्ति में हम लोग जब बात करते हैं तो राजस्व प्राप्ति का स्रोत होता है, एक टैक्स होता है, दूसरा नॉन टैक्स होता है, ठीक है। जब पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति में हम लोग देखेंगे लोन है, डिसइन्वेस्टमेंट है और लोन ऑफ रिकवरी है, लोन ऑफ रिकवरी है। ये दोनों ही प्राप्ति का ही स्रोत है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ जब हम व्यय पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ भी पूंजीगत व्यय है, यहाँ पे जैसे सड़क का निर्माण होगा, बिल्डिंग बनेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा, ठीक है। जो पूर्व में कर्ज लिया गया है उस कर्ज के मूलधन पे जो व्यय होगा, यानी कि रिड्यूस लायबिलिटीज को कह सकते हैं, रिड्यूस लायबिलिटी कह सकते हैं। यहाँ भी जो खर्च है, पेंशन पे खर्च हो रहा है, सैलरी पे खर्च हो रहा है, सब्सिडी पे खर्च हो रहा है, ठीक है। देश की सामान्य प्रशासन पे खर्च हो रहा है, सामान्य प्रशासन पे खर्च हो रहा है। दोनों ही खर्च का ही स्वरूप है, लेकिन दोनों के खर्च के स्वरूप में अंतर है। जब हम लोग इस सब खर्च के स्वरूप में अंतर को देख लेंगे, सरकार की प्राप्तियों के स्वरूप में अंतर को देख लेंगे, तो हम लोग का ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर पहले राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में अंतर को देखते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ वैसे प्राप्तियाँ को कहते हैं जिससे किसी भी प्रकार का दायित्व का निर्वहन नहीं करना पड़ता हो, यानी कि किसी भी प्रकार का लायबिलिटिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम अपने से ही उदाहरण लेकर के देखते हैं, हम लोग आम जनमानस को ध्यान में रख के करते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आमदनी है 98, यानी कि वो व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए उसकी आमदनी है 98, लेकिन उसका खर्चा जो है वो 100 है, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी कि उसका खर्चा रुपया है। तो इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए उसके पास क्या क्या तरीका हो सकता है, तो तरीका के रूप में ये हो सकता है कि पर मंथ वो मान लिए कमाता है 80,000 रुपया और उसका खर्च है 1 लाख रुपया,
यानी कि जो 20,000 रुपया है उसके पास ऑप्शन है कि उस 20,000 रुपया के खर्च को पूरा करने के लिए किसी से लोन ले ले। दूसरा उसके पास उपाय है कि पर मंथ अपना जो उसके पास कुछ एसेट्स होगा, जो उसके पास एसेट्स होगा उस एसेट्स को बेच दे। उसके पास दो तरीका है, आमदनी है अठन्नी, खर्चा है रुपया। तो इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए उसके पास दो तरीका है, या तो अब किसी से व्यक्ति से कर्ज ले ले, या तो अपना किसी संपत्ति को फिर क्या करे, बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। जैसे सरकार भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है। आप लोग अभी इस वर्ष देखे होंगे डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5% की प्राप्ति करेंगे। तो उस स्थिति में दोनों जो सरकार की जब हम लोग बात करते हैं, राजस्व प्राप्ति की जब बात करते हैं, तो सरकार जो टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में जो सरकार की प्राप्तियां होती है, जब टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नॉन टैक्स में बात करते हैं तो लाभ है, लाभांश है। यह दोनों ही सरकार की प्राप्तियां है, लेकिन इस दोनों प्राप्तियां के बदले में किसी भी प्रकार का दायित्व का निर्वहन नहीं करना पड़ता है, यानी कि किसी भी प्रकार का लायबिलिटी सृजन नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार जो यहाँ पे लोन के रूप में जो कर्ज ले, लोन के रूप में जो पैसा लेती है या अपना संपत्ति बेचती है, तो लोन लेने से या तो लायबिलिटियाँ क्रिएट होगी, जो जब लोन लिया जाएगा तो लायबिलिटियाँ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आगे चल के आपको चुकाना होगा। और डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो आपके एसेट्स में कमी होगा। दो ही स्थिति हो सकती है। प्राप्ति तो दोनों ही है, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन दोनों के प्राप्तियां में अंतर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां वैसी प्राप्तियां होती है जिससे दायित्वों का सृजन होता है या एसेट्स में कमी उत्पन्न होती है। अब आप किसी से कर्ज लेकर के जो खर्च कर रहे हैं उस कर्ज को पुनः आपको लौटाना है, रीपेमेंट करना है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, लायबिलिटियां का सृजन हुआ। आप अपना 1 कट्ठा जमीन अगर बेच दिए तो आपके एसेट्स में कमी हुआ। ये दोनों आपकी प्राप्ति ही है, आपकी ये दोनों प्राप्ति ही है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में स्वरूप में अंतर है। मान लिए आप एक सैलरी होल्डर है, आपको साल में जो आप पर मंथ जो सैलरी आपका मिल रहा है, तो ये जो सैलरी मिल रहा है इससे किसी भी प्रकार का लायबिलिटी का सृजन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी से कर्ज ले करके या अपना 1 कट्ठा जमीन बेच करके जो आप खर्च को पूरा कर रहे हैं, इससे या तो लायबिलिटियाँ का फॉर्मेशन हो रहा है या तो आपका एसेट्स में कमी हो रही है। इसलिए जब प्राप्ति की बात करते हैं, ये दोनों प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि राजस्व प्राप्तियाँ से ना तो देनदारियाँ क्रिएट होती है, ना तो देनदारियाँ का सृजन होती है, ना ही एसेट्स में कमी होती है। जबकि पूंजीगत प्राप्तियाँ से या तो लायबिलिटियाँ क्रिएट होगी या तो एसेट्स में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर देखेंगे कि व्यय का जो है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।